हम लोग नदी के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उन पे बात कर रहे थे। लिस्ट बना लिए थे अपरदन और निक्षेपण वाली स्थलाकृतियों का। आज हम लोगों को, कल भी अपरदन पर शुरू कर दिए थे, भी आकार की घाटी और आई आकार की घाटी पे बात हो गई थी। तो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों पे बात कर रहे हैं, जिनमें हम लोग अपरदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों पर शुरू बात कर रहे हैं, जिसमें से भी आकार की और आई आकार की घाटी पे बात हो चुकी है। दूसरा जो था वो क्या था? जलगर्तिका, पॉट होल्स। जलगर्तिका क्या है? जब नदियां प्रवाहित होती हैं, कोई भाग है कठोर भाग, उसी पे नदी प्रवाहित हो रही है ना। तो नदियां जब प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ बहुत सारे पत्थर, चट्टान के टुकड़े आदि को लेके बहती रहती हैं। तो वो चट्टान के टुकड़े जो होते हैं, कठोर भाग जो सतह होता है, उसमें क्या करते हैं? टकराते हैं, है ना। वो टकराते हैं और टकराते हैं तो सतह पे क्या कर देते हैं? गड्ढा कर देते हैं, है ना। तो ये जो नदी का जो सतह होता है, जिस पे नदी प्रवाहित हो रही है, वहाँ पे क्या हो जाता है? एक गड्ढा हो जाता है। और गड्ढा पे क्या होता है? पानी आदि भरता रहता है। उसी को क्या कहते हैं? पॉट होल कहते हैं, जलगर्तिका कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नदी प्रवाहित हो रही है, आप देखे होंगे अगर नहर नाली आदि बहते हुए, तो अगर जब सूख जाती है नालियाँ तो उसमें कुछ कुछ गड्ढे समझ में आते हैं। ऐसा ही नदी में होता है ना। नदी प्रवाहित हो रही है, नदी के साथ बड़े बड़े टुकड़े पत्थर के, है ना, प्रवाहित होते हैं। तो वो पत्थर के टुकड़े जब सतह से टकराते हैं तो उसमें धीरे धीरे गड्ढा करते जाते हैं। थोड़ा सा गड्ढा होता है, पानी बहते बहते वो अपरदित होता जाता है, तो वो गड्ढा बढ़ता जाता है। उसी को क्या कहते हैं? पॉट होल कहते हैं, जलगर्तिका कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? है ना। तो ये हो गया जलगर्तिका। अगला है तीसरा, गार्ज और कैनियन। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा ही इमेज बना देंगे, ठीक रहेगा। कल आप लोगों को कहे थे कि भी आकार और यू आकार, आई आकार की देखिएगा, देखे थे? कैसा लगा? समझ में आया चीजें कुछ है? जो गार्ज और कैनियन होते हैं, ये भी आकार की घाटी के ही पार्ट होते हैं, है ना। गार्ज और कैनियन जो होता है, भी आकार की घाटी का ही कार। इन दोनों में अंतर क्या है? जो गार्ज है वो एक स्थान पे होता है। गार्ज एक स्थान पे होगा, मतलब कोई पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से कोई नदी जो है प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो ये भी आकार की घाटी की तरह लग रहा है। लेकिन गार्ज में क्या होता है कि जो घाटी होती है उस वो ज़्यादा सकरी होती है ना। आप लोग अगर मूवीज़ देखे होंगे तो उसमें जब पर्वतों को दिखाते हैं, है ना, कोई जो, अगर ज़्यादातर हॉलीवुड की मूवीज़ अगर देखेंगे तो उसमें पुरानी जो मूवीज़ हैं जिसमें पुराने समय को दिखाते हैं, लोग घोड़े गाड़ी या घोड़े से जा रहे हैं, तो वो गार्ज या घाटियों से ही होके गुजरते थे, पहाड़ों के बीच से। तो उसमें कभी कभी आपको दिखाते हैं ऊपर से, जब ड्रोन के द्वारा शूटिंग करके दिखाते हैं, तो उसमें कुछ घाटियां दिखाई देती हैं, दो पर्वतों के बीच में जगह है जो एकदम ऊपर से नीचे तक बराबर दिखाई देता है ना। तो गार्ज क्या होता है? संकरा क्षेत्र होता है घाटियों का ही, लेकिन उसमें क्या होती है? ऊंचाई जो होती है, बीच में जो गैप होता है, वो ऊपर से नीचे तक क्या रहता है? सेम रहता है। समझ रहे हैं? लेकिन भी आकार की घाटी में क्या होता है? भी शेप में रहता है, नीचे ज़्यादा सकरा रहता है, ऊपर की ओर चौड़ाई क्या होती है? बढ़ती जाती है। गार्ज में क्या होता है? घाटी ही है, गार्ज भी घाटी ही है, नदी ही बना रही है, लेकिन बस उसमें क्या है कि जो बीच में गैप होता है, चौड़ाई होती है, वो सेम होती है। ठीक है, यहाँ जो आपको गार्ज में चौड़ाई दिख रही है वो ऊपर से नीचे तक क्या है? सेम है, लेकिन भी आकार की घाटी में नीचे की ओर ज़्यादा सकरा है, ऊपर की ओर चौड़ाई क्या है? ज़्यादा है। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो गार्ज जो है अगर एक स्थान पे है, गार्ज क्या होता है? एक स्थान पे होता है। कैनियन जो है
वो गार्ज ही है लेकिन वो बहुत चौड़ाई में होता है। जैसे यहाँ से लेकर के मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर तक, रॉबर्ट्सगंज तक ऐसा ही भाग दिखाई दे रहा है। दो पहाड़ियां हैं, उनके बीच में घाटी है और वह 100 किलोमीटर लंबी है। और वो कैसी है? इसी तरह की कि ऊपर से नीचे तक उनमें क्या है, उनके बीच की जो गैप है वो सेम है, लेकिन वो कितने दूरी है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो ये जो लंबी लंबी घाटियां होती हैं, गार्ज, या कह सकते हैं कि गार्ज ही अगर 100, 150, 200 किलोमीटर तक फैला है तो उसी को क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। समझ रहे हैं बात? थोड़ा इमेजिन करना होगा, दिमाग लगाना होगा, तब समझ में आएगा, है ना? सिंधु घाटी और सतलज घाटी एक जगह तो है नहीं, है ना? घाटियां क्या है, हर जगह पे अलग अलग। जैसे नदी है, इतनी दूरी प्रवाहित हो रही है, कहीं पे वो गार्ज बनाएगी, कहीं पे भी आकार की, कहीं कैनियन बन जाए। कैनियन नहीं है, है ना? ये गार्ज में ही ज़्यादा। कैनियन क्योंकि 100 से 200, 300 किलोमीटर लगातार लंबा होता है, छोटा मोटा नहीं होता है। समझ रहे हो? तो बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए कैनियन के लिए। गार्ज जो है वो मिल जाएगा, गार्ज मिल जाएगा सिंधु में भी और सतलज में भी। जब पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती हैं सिंधु सतलज, वहाँ पे गार्ज मिल जाएगा, भी आकार की घाटी मिल जाएगी। लेकिन कैनियन नहीं मिलेगा, क्योंकि कैनियन के लिए यह जरूरी है कि जो गार्ज होता है वही 100 से 150 किलोमीटर तक फैला रहे। समझ रहे हैं बात? जैसे ये यहाँ पे गेट बना हुआ है तो समझिए गार्ज है। क्यों? क्योंकि ये दो दीवालों के बीच में गेट बना हुआ है और इसके ऊपर से नीचे तक जो चौड़ाई है वो सेम है। यही गेट जो है इतना, मतलब इतनी मोटी दीवार हो 100 किलोमीटर तक, कि ये गेट जो है 100 किलोमीटर, जैसे टनल होता है ना, जैसे आप लोग जाते हैं एंट्री करते हैं, यहाँ से ब्रिज है बना हुआ, तो जो ब्रिज है यही ब्रिज मानिए, इमेजिन कीजिए कि 100 किलोमीटर तक बना हुआ है, तो काफ़ी चौड़ा है, लंबा है। तो ये कैनियन है। और गार्ज क्या होगा? एक ही जगह पे बना रहेगा बस, वो ज़्यादा दूरी तक नहीं रहेगा। समझ रहे हैं बात कि नहीं? घाटी तो गार्ज और कैनियन हुआ। गार्ज और कैनियन भी आकार की घाटी के ही पार्ट होते हैं, है ना? बस उसमें यह होता है कि इनमें ऊपर से नीचे तक जो घाटी की चौड़ाई है वो क्या होती है? बराबर रहती है। ठीक है। अगला इसमें क्या है, जैसे कुछ इसमें उदाहरण भी दिए हैं, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या बनाती हैं? गार्ज बनाती हैं। ठीक है ना? इनके द्वारा गार्ज बनाया जाता है। जैसे आप एक भाखड़ा नांगल बांध सुने होंगे, है ना? तो वो भाखड़ा नांगल एक जगह पे गार्ज बना हुआ है। वो कौन सी नदी के द्वारा बना हुआ है? सतलज नदी के द्वारा भाखड़ा नांगल गार्ज बना हुआ है, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, इधर कोई आ रहा है, उससे क्या मतलब है? हमारी तरफ देखिए, सुनिए चीज़ों को। तो भाखड़ा नांगल गार्ज पे ही भाखड़ा नांगल बांध बना है, जो कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछ लेते हैं कभी कभी कि भाखड़ा नांगल बांध जो बना है किस नदी पे बना है? तो किस नदी पे बना है? सतलज नदी पे। सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की, है ना? सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, है ना? ठीक है। तो ये सब हैं एक तरह से सिंधु की सहायक नदियां। जो कैनियन का उदाहरण है, कैनियन का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पश्चिम वाला भाग है। संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पश्चिम वाला जो भाग है, वहाँ पे एक नदी है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी वह वहाँ पे कैनियन बनाती है ना? तो यूएसए में एक नदी है, क्या? कोलोराडो नदी है, और इसी के नाम से यहाँ पे कोलोराडो कैनियन है। ठीक है ना? कैनियन फिर से बता रहा हूँ कि जो गार्ज होता है वही
वही जो गार्ज वाली जो घाटी होती है वो 100 से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक लंबी होती है, उसी को कैनियन कहते हैं। ठीक है। कहीं कहीं कश्मीर में सिंधु नदी भी छोटी कैनियन का निर्माण करती है। बहुत बड़े कैनियन तो नहीं, मतलब उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन छोटे कैनियन के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाए कि सिंधु नदी भी कैनियन बनाती है तो हाँ, लेकिन उतने बड़े कैनियन नहीं है, छोटे कैनियन रहते हैं। ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं? अगला चलते हैं, संकरे जल विभाजक, नैरो वाटर डिवाइड। पहली बात तो इसमें जल विभाजक क्या है वो पता होना चाहिए। जल विभाजक क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो जलीय क्षेत्र को या दो नदियों को जो विभाजित करता है वही क्या होता है? जल विभाजक होता है। कैसे विभाजित करेगा? पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, है ना, तो कभी कभी उनके जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वही जल विभाजक का ज़्यादा कार्य करते हैं। जल विभाजक मतलब जो जल के स्रोत है या जल का जो बहाव है नदियों का, उनको विभाजित करना, है ना, उनकी दिशाओं को विपरीत करना। ठीक है। समतल क्षेत्र है तो उसमें जैसा जल बह रहा है वो बहता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। लेकिन अगर ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है तो वो जल स्रोत पर निर्भर करता है कि वह किधर स्थित है और उसी के अनुसार नदियाँ निकलती हैं। जैसे हिमालय को दिमाग में रखिए, है ना, हिमालयी क्षेत्र है भारत का, हिमालय, है ना, यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी इधर निकल रही है, गंगा नदी इधर निकल रही है, सिंधु नदी इधर जा रही है ना, 3 नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु। ये क्यों ऐसे जा रही हैं? क्यों? क्योंकि हिमालय स्थित है, हिमालय अवरोध का कार्य कर रहा है, उनको सीधे नहीं जाने दे रहा है। तो जिधर नदियों को ढाल मिल रहा है उधर से वो जा रही हैं। ब्रह्मपुत्र को इधर से ढाल मिला, इधर गई, गंगा इधर, है ना। तो यहाँ पे हिमालय एक जल विभाजक का कार्य कर रहा है, नदियों की दिशा को निर्धारित करने का कार्य कर रहा है। समझ रहे हैं बात? है? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई जल स्रोत स्थित है, मान लीजिए कोई हिमानी है जो पिघल रही है, ठीक है, तो उसका जो भाग, इस हिमानी का पिघला हुआ जो भाग इधर प्रवाहित होगा तो इधर एक नदी बहेगी, इधर प्रवाहित होगा तो इधर एक नदी बहेगी। अगर ये समतल होता, यहाँ हिमानी होती, तो जिधर ढाल होगा केवल उधर ही तरफ न नदी बहेगी, इधर तो बहने नहीं जाएगी अगर इधर ढाल है तो यहाँ कोई जल विभाजक नहीं है, नदी स्वतः ढाल के माध्यम से बह रही। लेकिन यहाँ पे पर्वत क्या कर रहा है? एक जल विभाजक का कार्य कर रहा है, वह दिशा निर्धारित कर रहा है नदियों की, है ना। तो जल विभाजक ये होता है। ठीक है। अब इसमें एक है नैरो क्या, संकरे जल विभाजक। तो क्या होता है कि जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो अपर्दन का कार्य करती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है और यहाँ बीच में ये जल विभाजक है, ठीक है, एक नदी इधर प्रवाहित हो रही है, एक नदी इधर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये क्या है? जल विभाजक। अब क्या होता है कि नदियां अपर्दन का कार्य करती हैं, है ना। तो जब नदियां अपर्दन का कार्य करती हैं तो जब उनमें शीर्षवर्ती अपर्दन होता है। शीर्षवर्ती अपर्दन कहने का मतलब है कि जब किसी क्षेत्र में नदी प्रवाहित हो रही है ना, तो शीर्षवर्ती अपर्दन का मतलब जब वो जहाँ से निकल रही है अगर उधर की ओर अपर्दन कर रही है, मतलब जैसे जैसे नदी इधर की ओर जो उसका क्षेत्र है उसके कटान को करती जाती है, मतलब यहाँ से निकल रही है नदी, प्रवाहित हो रही है, यहाँ का जो मिट्टी आदि है उसको अगर नदी कटान करती जा रही है, पीछे की ओर बढ़ती जा रही है ना। कभी कभी आप देखे होंगे खेतों में पानी आदि लगाया जाता है नालियों के माध्यम से, है ना। तो जहाँ से नाली
खेत में प्रवेश करती है ना। नाली देखे हैं ना खेत में पानी लगाते हुए, तो जब नाली के द्वारा पानी खेत में लगाया जाता है तो जहाँ से नाली से खेत में पानी प्रवेश करता है, समय के साथ धीरे धीरे उस जंक्शन पे, जैसे ये खेत है, अगर यहाँ पे नाली है तो आप देखेंगे कि समय के साथ यहाँ पे धीरे धीरे गड्ढा होता जाता है। अगर देखे हो तो, नहीं देखे हो तो अगर आसपास खेत है जब पानी लगाया जाए तो देखिएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पानी प्रवाहित होता है तो ज़्यादा अपर्दन वो पीछे की ओर करना शुरू कर देता है। उसी को शीर्षवर्ती अपर्दन कहते हैं कि नदी आगे तो अपर्दन करती ही जा रही है, लेकिन जब वो पीछे की ओर का भाग काटती जाती है धीरे धीरे, उसी को क्या कहते हैं? शीर्षवर्ती अपर्दन। मतलब जहाँ से वह निकल रही है उधर की ओर अपर्दन करती जाती। तो जब नदियाँ शीर्षवर्ती अपर्दन करती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ से अगर नदी निकल रही है तो ये जो भाग है, ये जो जल विभाजक का कार्य कर रहा था, उसको क्या करती हैं? ये काटती जाती हैं, है ना। जब शीर्षवर्ती अपर्दन करेंगी तो ये नदी भी धीरे धीरे इधर की ओर कटान करने लगेगी, तो ये जो भाग है वो क्या होता जाएगा? कम चौड़ा होता जाएगा, है ना। ये वैसा ही है जैसे दो भाइयों के बीच में दो खेतों का बंटवारा हो जाए और एक मोटी सी मेड़ बनी रहे, तो हर एक भाई हर बार क्या करे? थोड़ा थोड़ा भाग काटता जाए, तो बाद में लगता है कि मेड़ ही नहीं थी, एक लाइन की तरह बचता है ना। तो सेम इसी तरह की है, दो नदियां दो तरफ बहती हैं, शीर्षवर्ती अपर्दन करते हुए वो जो जल विभाजक है उसको क्या करती हैं? अपर्दित कर दी जाती हैं, जिससे उसकी चौड़ाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है। धीरे धीरे इसमें जो जिस तरफ का ज़्यादा ढाल रहता है, तो एक समय ऐसी आती है कि यह नदी इस पूरे भाग को क्या करती है? यहाँ पे एकदम कटान करके, और ये जो नदी इधर बह रही थी उसको अपने में मिला लेती है। इसको कहते हैं नदी का अपहरण करना। तो ये आगे देखेंगे, अभी आएगा। तो ये सकरा जल विभाजक समझ में आया ना। जल विभाजक है, दो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, वो शीर्षवर्ती अपर्दन करती हैं और जल विभाजक को अपर्दित करती है, सकरा बना देती हैं, है ना। उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, उसी को सकरे जल विभाजक कहते हैं। ठीक है। अगला है जलप्रपात। जलप्रपात कैसे बनते हैं? वाटरफॉल कैसे बनते हैं? जलप्रपात देखे हैं आप लोग? कोई देखा है? कोई नहीं देखा है? कुआं, जलप्रपात, वाटरफॉल कुछ देखे हैं? कहाँ देखे हैं? कहाँ का जलप्रपात देखे हैं? हैं? कोई नहीं देखा है? बोलो, कहाँ गई थी देखने? मिर्जापुर? हाँ, यहाँ है कोई आसपास जलप्रपात? हनुमान मंदिर में? कौन सा हनुमान मंदिर? कुछ नहीं देखे आप लोग? वाटरफॉल्स मूवी में तो देखे होंगे ना, वीडियो में देखे हैं ना। ठीक है। जलप्रपात जो है उनका निर्माण कैसे होता है? जलप्रपात कभी सोचे कैसे बना होगा? जलप्रपात देखते हैं बहुत ही गहराई तक पानी गिरता रहता है ना। मैं एक वीडियो बनाया था, मैं गया था हमारे गांव में, मेरे नानी के घर के आसपास एक जलप्रपात है जहां हम लोग गए थे। एक वीडियो भी बनाया था मैं, वो मेरे उस वाले चैनल पे है, दूसरे वाले पे, तो उसमें है, आप लोग जाके देख लीजिएगा वो कैसा दिखता है जलप्रपात, अगर कोई नहीं देखा है तो, है ना। तो जलप्रपात आप देखे होंगे, बहुत ही ऊंचा क्षेत्र होता है जहाँ से कोई नदी बहती है और उसका पानी अचानक से बहुत गहराई पे गिरता है, ठीक है ना। तो इसी को जलप्रपात कहते हैं। तो ये कैसे बनता है? यह दो तरीके से बनता है, दो तरीके का। एक तो अगर कठोर और मुलायम चट्टानें कैसी हैं? क्षैतिज स्थित हैं, है ना। ये कठोर है, मान लीजिए कठोर को ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये मुलायम है, फिर कठोर है ना। तो अगर कठोर और मुलायम चट्टानें इस तरीके से स्थित है
ठीक है, बड़ा सा क्षेत्र है यह, मान लीजिए, और यहाँ पे कोई नदी प्रवाहित हो रही है ना। शुरू में प्रवाहित होगी ना, पहली बार नदी जब आती है, नदी का उद्गम होता है तो धीरे धीरे पर्वतीय भागों से पठारी भागों के आसपास पहुँचती है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, पर्वतों में भी झरने मिलते हैं। जलप्रपात ज़्यादातर मतलब पठारी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे खूब ज़्यादा जो है समतलीय क्षेत्र हो, वहाँ नदी प्रवाहित होती है। तो वहाँ पे अगर चट्टानें इस तरीके से अवस्थित हैं तो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है ना। तो क्या होता है, कठोर चट्टानों को तो नदियाँ नहीं काट पाती हैं, ठीक है, प्रवाहित हो रही है नदी, लेकिन जो मुलायम चट्टानें हैं उनको धीरे धीरे क्या करती हैं, अपरदित करती जाएंगी, ठीक है। तो ये भाग क्या हो जाएगा, अपरदित होता जाएगा। फिर कठोर चट्टान थोड़ा बहुत बची रहेगी, ठीक है, लेकिन फिर ये नदी जो है इस मुलायम चट्टान को काटती जाएगी। ऐसे ही कार्य चलता रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्या होता रहता है, अपरदन होता रहता है। कठोर चट्टान को नदी नहीं काट पाती है, लेकिन जो मुलायम चट्टानें हैं उनको आसानी से काट लेती हैं। फिर कठोर चट्टान को उतना नहीं काट पाएगी, लेकिन इसकी तुलना में इसका अपरदन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही इसमें कुछ पदार्थ आ जाएगा नदी में, है ना। तो वह जो पदार्थ है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सेडिमेंट कहते हैं, अवसाद कहते हैं। तो जब अवसाद की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो नदी के द्वारा अपरदन का कार्य थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वह ऊंचाई से आ रहा है, नदी का पानी ना, ये ऊंचाई में जा रहा है। इसको इमेजिन कीजिए कि पर्वतीय मतलब कुछ ऊंचा उठा हुआ भाग है जिसमें नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ही नदी नीचे की ओर आएगी उसका अपरदन का कार्य ज़्यादा होता जाएगा, और समय के साथ यह धीरे धीरे क्या होता है, पहले धीरे धीरे इसका ढाल कुछ ऐसे होता जाता है, ठीक है। यह जो ये वाला भाग बनाए हैं, यहाँ नदी ऐसे बहती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब ये एकदम स्ट्रेट की तरह ऐसे हो जाएगा और नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। तो ये बनने में समय लगता है। तो अगर चट्टानें क्षैतिज अवस्था में स्थित है, कठोर मुलायम कठोर ऐसे करके, तो नदी प्रवाहित होती है, पहले मुलायम चट्टानों को काटती है, फिर जो नीचे की ओर स्थित है कठोर चट्टानें उनको भी काटती है, और धीरे धीरे जो ढाल है ना, ढाल निर्मित होता जाता है और वह पीछे की ओर खिसकता जाता है ना। और पीछे की ओर खिसकता हुआ कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें नदी जो है ऊपर से ऊंचाई से गिरती है, जिसको आप क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। तो ये जलप्रपात बनने का एक तरीका है, पहला तरीका, जिसमें चट्टानें कैसे स्थित है, क्षैतिज स्थित है, कठोर और मुलायम चट्टानें। ये कठोर है और ये क्या है, मुलायम चट्टानें। ये जो झरने जलप्रपात होते हैं यह समय के साथ क्या होते हैं, समाप्त होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अपरदन होता रहेगा। और जैसे यहाँ से ढाल ऐसे हुआ है, यहाँ से ढाल ऐसे, यहाँ से धीरे धीरे और पीछे चला जाता है, और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि यह झरना जो है या जलप्रपात जो है क्या हो जाएगा, झरना नहीं कहेंगे, जलप्रपात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं। दूसरा इसमें जो प्रकार होता है, इनको कहते हैं साधारण प्रपात या साधारण झरना। एक होता है जिसमें क्या होता है, चट्टानें जो है लंबवत स्थित होती हैं, वह ज्यादा दीर्घकालिक होता है, वो जल्दी समाप्त नहीं होता है। ज्यादातर झरने इसी तरीके के देखने को मिलेंगे, है ना, क्षैतिज वाले। क्यों? क्योंकि चट्टानें जो हैं क्षैतिज ज्यादा अवस्थित है ना, मुलायम और कठोर। अगर चट्टानें कैसी स्थित है, लंबवत, इधर कठोर चट्टानें स्थित हैं और इधर कैसी हैं, मुलायम चट्टानें किसी क्षेत्र में, तो यहां से अगर कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, तो कठोर चट्टान का तो अपरदन आसानी से कर नहीं पाएगी, अपरदन तो करेगी लेकिन समय बहुत लगेगा ना। लेकिन जो मुलायम चट्टानें हैं उनका अपरदन क्या हो जाएगा, आसानी से होगा, वो सबसे पहले उनको अपरदित करेगी। तो यहाँ पे नदी क्या करेगी,
इस पूरे भाग को अपरदित कर देगी और सीधे क्या बनेगा, कठोर चट्टानें बचेंगी और जलप्रपात का निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो जब ऊर्ध्वाधर चट्टानें स्थित है तो उसमें जो जलप्रपात है वो क्या होगा, इस तरीके का होगा। और यह ज़्यादा समय तक रहते हैं, दीर्घकालिक होते हैं, ये जल्दी से क्या होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पे, अगर आप विश्व का मैप, उत्तर अमेरिका का मैप देखे हो, मैप उधर चला गया है, तो उत्तर अमेरिका का मैप बनवाए हैं कई बार आप लोगों से, है ना, कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे करके जो बनाए हैं, यहाँ पे कनाडा है और ये यूएसए है और इधर क्या है, मैक्सिको, यूएसए, ये उत्तरी अमेरिका है। तो यहाँ इसकी सीमा पर एक नदी है, सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। उस पे एक झरना प्रपात स्थित है जिसको कहते हैं नियाग्रा प्रपात, नियाग्रा वाटरफॉल, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है, तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। और किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। किस नदी पे है? सेंट लॉरेंस नदी पे है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कभी भी कंपटीशन देने जाएंगे तो मिल जाएगा। तो नियाग्रा प्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पे है, सेंट लॉरेंस नदी पे है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे है। ठीक है, तो ये कैसा उदाहरण है? साधारण, जो इसके पहले बताए थे, साधारण जलप्रपात जो बनना था क्षैतिज वाला, जिसमें चट्टानें क्षैतिज थी, उसका उदाहरण है। ठीक है, नियाग्रा प्रपात। ठीक है, और कुछ झरनों के उदाहरण हैं, नाम हैं, उन जान लीजिए। जैसे एक विक्टोरिया जलप्रपात है, कहाँ है? अफ्रीका में। विक्टोरिया लिख लीजिए उसको, विक्टोरिया कहाँ है? अफ्रीका में है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? अफ्रीका में। एंजिल, एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात कहाँ है? एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला में। विक्टोरिया अफ्रीका में है। पहला नियाग्रा जो कहाँ पे है? कनाडा यूएसए की सीमा में। दूसरा है विक्टोरिया जो कहाँ पे है? विक्टोरिया है अफ्रीका में। तीसरा है एंजिल जो है वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ है? दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में। वेनेजुएला, वेनेजुएला ब्राज़ील के आसपास है। फिर भारत में जो जलप्रपात है उसका नाम क्या है? भारत में बहुत सारे जलप्रपात हैं, है ना। तो जोग, जोग प्रपात। और आपको क्या करना है? भारत के जो महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उनका नाम और उनकी लोकेशंस क्या हैं, कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, किस नदी में, ये आपको जानना चाहिए, है ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, जनरल स्टडीज़ के रूप में आपको पता होनी चाहिए। तो लिस्ट आप तैयार कर लेंगे तो आपके ही काम का रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगला जो महत्वपूर्ण है इसमें रैपिड्स, द्रुत प्रवाह, द्रुत वाह या क्षिप्रिका। रैपिड, रैपिड कुछ नहीं होता है, सिंपल सा है। जब नदियां जो हैं घाटी में प्रवाहित होती हैं तेजी से, तो घाटियों में क्या होता है, बहुत सारा जो है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं रहती हैं, है ना। तो जो कल 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 आवाज़ सुनाई देता है, आपको सुनाई देता है नदियों का। कभी अगर बैठे हो या वीडियो में ही देखिएगा, तो जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो उसमें कल 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 आवाज़ नदियों का, मतलब उछलती कूदती हुई जलधाराएं बहती हुई दिखाई देती हैं आपको,
वो रैपिड से ही है। मतलब जो घाटी है उसमें जो चट्टानें हैं वो ऐसे अवस्थित हैं कि पानी एकदम स्मूथ नहीं बह रहा है, वह क्या हो रहा है, लहरें बनाते हुए प्रवाहित हो रहा है, जिससे एक आवाज़ उत्पन्न हो रही है, उसी को रैपिड्स भी कहते हैं। उस जो स्थलाकृति है, वो आवाज़ को रैपिड नहीं कहेंगे, वो जो स्थलाकृति है जिसके कारण ऐसे नदी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है घाटियों में तेजी से प्रवाहित होने पर, ठीक है ना, तो वो रैपिड कहलाता है। फिर है नदी वेदिका, रिवर टेरेस। नदी वेदिका क्या होती है, सिंपल सा जो सीढ़ी आप लोग देखते हैं ना, सीढ़ियों पे आप लोग देखते हैं, कॉलेज की सीढ़ी पे आते जाते रहते हैं, तो जब नदियां प्रवाहित होती हैं और कुछ इस तरह की संरचना को निर्मित करती हैं, और इसमें नदी प्रवाहित हो रही है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको क्या कहते हैं, रिवर टेरेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नदी वेदिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। ये कैसे बनता है, कभी कभी क्या होता है कि नदी प्रवाहित हो रही है किसी भाग में और इसमें से एक भाग का उत्थान हो गया, यह भाग ऊंचा उठ गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये नदी यहां से प्रवाहित होगी ऐसे, है ना, ठीक है। यह क्रिया और कई बार अगर हो जाएगी तो कुछ इसी तरीके का बनता जाता है, ठीक है ना। पहले समतल भाग था, नदी सीधे प्रवाहित हो रही थी, इतना भाग ऊपर उठ गया तो ऐसे बन गया, अब नदी ऐसे प्रवाहित हो रही, इसी में फिर इतना भाग ऊपर उठ गया तो कुछ इस तरीके का बनता जाता है, ठीक है ना, उत्थान के द्वारा होता जाता है, ठीक है ना। एक अगला जो है इसमें आनति कुंड, प्लंज पूल। प्लंज पूल क्या होता है, प्लंज पूल जो है वह जलप्रपात से ही बनता है। प्लंज पूल, आनति कुंड क्या होता है, जलप्रपात में नदी जो है ऊंचाई से क्या होती है, गिरती है, तो नदी के साथ जो है, एक तो नदी में पानी ही खुद में अपने आप में जो है इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, साथ ही में उसमें कुछ चट्टान आदि के टुकड़े जो रहते हैं वो जब जमीन से टकराते हैं तो यहाँ पे क्या बना देता है, गड्ढा, ठीक है। आप अगर जलप्रपात में नीचे जाएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एक झील टाइप का मिलता है, कुंड मिलता है, जिसमें खूब सारा गहरा पानी होता है। क्यों, क्योंकि नदी का पानी एक तो खुद ही में नीचे के, आप पाइप लीजिए उसको ज़मीन पे गिराइए तो खुद ही गड्ढा बना देता है मोटर का पाइप से, तो वो तो पानी है इतना ज़्यादा, इतनी ऊंचाई से गिर रहा है, तो वह यहाँ पे गड्ढा और जो उसके साथ चट्टान आदि होती हैं एक गड्ढा बनाते हैं जिसमें पानी नदी का भर जाता है। इसी को क्या कहते हैं, प्लंज पूल कहते हैं, आनति कुंड कहते हैं। पूल सुनते हैं ना कि उस होटल में पूल है, वहाँ उसका ज़्यादा चार्ज लग रहा है, वहाँ पानी इकट्ठा करते हैं, उसमें नहाते वहाते रहते हैं लोग, है ना, पूल। तो ये प्राकृतिक पूल है जो नदी द्वारा बनाया जाता है जलप्रपात के निचले हिस्से में, ठीक है ना। इसके बाद कल बात करते हैं आगे, है ना।